हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेके आए हैं, जो कि मैथ का प्रैक्टिस सेट है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, यदि x माइनस बाई का 60% बराबर है x प्लस बाई का 45% के, और y बराबर दे रखा है x का k%, तो k का 49% किसके बराबर होगा। देखिए, इसका एक तो शॉर्ट तरीका ये है कि आपसे पूछा है कि k का 49%, यानी कि ये आपसे पूछा है। इसका मतलब जो भी आपका आंसर होगा वो 49 का मतलब होता है 7 इंटू 7, यानी 7 के मल्टीपल में आंसर होगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 7 से कट रहा है, तो यही आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। दूसरा तरीका क्या है इसका, लॉन्ग तरीका, वो भी देख लीजिए आपको। देखिए, दूसरा तरीका क्या है इसका, तो सॉल्व कर लेते हैं पूरा। एक्स माइनस बाई का 60%, इसका मतलब होता है एक्स माइनस बाई गुणा 60%, मतलब बटे में 100। ये बराबर है एक्स प्लस बाई गुणा 45%, यानी बटे में 100। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, 15 से कटेगा 3 बार, और ये 15 से कटेगा आपका 4 बार, यानी 4x माइनस के 4y, 4x माइनस के 4y, ये किसके बराबर हो जाएगा, 3x प्लस के 3y के। ठीक है, 3x इधर आएगा तो इधर x बचेगा, और 4y इधर जाएगा तो ये प्लस के 7y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर कितना मिल गया हमको, 7y मिल गया। अब आपसे एक और चीज़ बोली है, वो क्या, कि y बराबर x का k% है। ठीक है, यानी y बराबर कितना है, तो y बराबर जो है वो x का k% है। ठीक है, तो y बराबर x गुणा k बटे 100। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 7y के बराबर है, तो यहाँ रख देंगे y बराबर 7y गुणा k बटे 100। y से y खत्म, 100 इधर आएगा, तो 100 बराबर हो जाएगा 7 के, तो k बराबर यहाँ से मिल जाएगा 100 बटे में 7। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि k का 49% कितना होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। तो देखिए k का 49%, ठीक है, बटे में 100 हो जाएगा। k की वैल्यू कितनी निकल के आई, 100 बटे 7। ध्यान रख देंगे 100 बटे 7 गुणा 49 बटे 100। 100 से 100 खत्म, 7 से कटेगा ये 7 बार, तो कितना आंसर आया आपका, 7, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, कितना आंसर आ गया आपका, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है, ए और बी एक व्यापार में भागीदार हैं। ए ने 15 माह के लिए पूंजी का 5वां हिस्सा लगाया, यानी कि 15 माह के लिए पूंजी का 5वां हिस्सा लगाया। 5वां हिस्सा का मतलब होता है 1/5। जब ए ने 1/5 लगाया, तो बी ने कितना लगाया होगा, 4/5। शेष हिस्सा किसने लगाया होगा, बी ने। और बोला है कि बी को लाभ का 2/3 हिस्सा मिलता है। जब बी को लाभ का 2/3 हिस्सा मिलता है, 2/3 का मतलब 2/3, तो ए को कितना मिला होगा, 1/3 मिला होगा शेष हिस्सा। तो बी का धन कितने माह के लिए व्यापार में निवेश किया, ये आपसे पूछा है। तो देखिए, जिस अनुपात में वो लोग निवेश करते हैं, उसी अनुपात में क्या होता है, लाभ का बंटवारा किया जाता है। तो अब जरा ये देखिए उन्होंने किस अनुपात में निवेश किया है। तो देखिए, ए ने 15 माह के लिए लगाया, ए लिख लेते हैं और यहाँ बी लिख देते हैं। ठीक है, तो ए ने कितने माह के लिए लगाया, 15 माह के लिए लगाया, और कितना हिस्सा लगाया, तो 5वां हिस्सा, यानी कि 1/5 हिस्सा लगाया। और बी ने कितना लगाया, तो बी ने बी, देखिए बी का हिस्सा तो नहीं दे रखा, तो बी ने कितना लगाया होगा। बी आपसे पूछा कि बी ने व्यापार में कितने माह के लिए लगाया। हमने मान लिया कि बी ने x माह के लिए लगाया, और कितना हिस्सा लगाया, देखिए 1/5 ए ने लगाया, तो शेष हिस्सा कितना बचा, 4/5। तो इसका मतलब बी ने x रुपया 4/5 माह के लिए लगाया। अब दोनों का अनुपात कितना है, तो दोनों का अनुपात हो जाएगा 15 गुणा 1/5 बटे में x गुणा 4/5। ठीक है, यानी ए का हिस्सा ये हो गया, बी का हिस्सा ये हो गया। ए को कितना हिस्सा लाभ मिला है, ए को मिला है, देखिए बी को मिला है 2/3 हिस्सा। बी को कितना मिला है, बी को मिला है 2/3, तो ए को कितना मिला हुआ, 1/3। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा। अब देखिए 2 से कट जाएगा 2 बार, ये हो जाएगा 2x, इधर जाएगा तो 2x हो जाएगा ये, और इधर हो जाएगा 15। तो यहाँ से x बराबर कितना मिल गया, 15/2, यानी कि 7.5। ठीक है, यानी कि जो बी ने अपना हिस्सा लगाया वो कितने टाइम के लिए लगाया, वो 7.5 महीने के लिए लगाया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक फल विक्रेता ने 600 रुपये में 240 सेब खरीदता है। उनमें से कुछ सेब खराब निकलते हैं और फेंक दिए जाते हैं। वह 3.5 रुपये प्रति सेब के हिसाब से शेष सेब
बेच देता है और 198 रुपये का लाभ कमाता है, तो फेंके गए सेबों का प्रतिशत कितना था? देखिए सवाल को, देखिए 600 रुपये में उसने खरीदा था और 198 रुपये का लाभ वो कमा रहा है। इसका मतलब उसने कुल कितने रुपए में बेचे होंगे? तो 798 रुपये में बेचे होंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस का लाभ। 798 रुपये में उसने कुल सेब बेचे और वो कह रहा है कुछ सेब तो उसके खराब हो गए, और जो सेब बेच रहा है वो 3.5 रुपये प्रति सेब के हिसाब से बेच रहा है, यानी 798 में 3.5 के हिसाब से जो सेब बेचे, तो कितने सेब बेचे होंगे? तो 3.5 से हम भाग कर देंगे इसमें, कितना आंसर आएगा? देखिए पॉइंट हटाएंगे, 0 आ जाएगा, 7 से कटेगा 5 बार और 7 से कटेगा ये 7 एकम 7 और 11 140 14 7 98 यानी 1140 बार, और 5 से इसको हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 नोटे 40 यानी 228, यानी कि 798 रुपये में उसने 228 सेब बेच दिए। लेकिन उसके पास सेब थे कितने? तो 240 थे, जिसमें से खराब कितने हो गए? तो 240 सेब लाया था और 228 सेब भी उसने बेचे हैं, इसका मतलब 12 सेब क्या हो जाएंगे उसके? खराब। अब आपसे ये पूछा है कि जो खराब सेब हुए हैं वो कितने % है, तो 12 240 का कितने % बनेगा? तो 12 से कटेगा ये 20 बार, 20 से कटेगा ये आपका 5 बार, यानी कितना % हो गया? तो ये हो गया आपका 5%, यानी जो खराब सेब हुए हैं वो कितने % थे? तो वो आपके कुल सेबों का 5% थे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बाल्टी में 11:12 के अनुपात में तरल पदार्थ ए और बी है। मिश्रण में से 92 लीटर निकाल लिया जाता है और 92 लीटर बी से इसे भर दिया जाता है। अब यह अनुपात 9:10 में बदल जाता है। तरल बी की आरंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी बी की आरंभिक मात्रा बतानी है। तो बी की आरंभिक मात्रा थी कितनी? 12 यूनिट थी, तो जो भी आपका आंसर होगा वो 12 के मल्टीपल में होगा, ठीक है, यानी आपका आंसर 12 से कटना चाहिए। 12 से कटने का मतलब होता है कि 12 होता है, 12 किसके बराबर होता है? 12 होता है 3 गुणा 4 के मल्टीपल के बराबर, यानी संख्या हमारी 3 से कटनी चाहिए और 4 से भी कटनी चाहिए। तो 4 से कटने की शर्त क्या होती है कि संख्या के अंत के दोनों अंक 4 से कटने चाहिए, जो कि आपके चारों ऑप्शन में कट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 16 है, यहाँ पे भी 16 है, ये भी, तो ये आपके 4 से तो कट रही है। अब 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से कटने की शर्त क्या होती है कि संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अब चेक करिए, देखिए 5 और 1 6 और 1 7 और 5 12, ये 3 से कट रही है, ठीक है। ये भी चेक करते हैं पहले, 6 और 1 7 और 2 9 और 5 14, ये 3 से नहीं कट रही। 7 और 1 8 और 5 13, ये भी नहीं कट रही। और 7 और 4 11 9 20, ये भी नहीं कट रहे। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 3 और 4 दोनों से कट रहा है, तो यही आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है 27,000 की राशि को दो भाग ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। ए और बी दोनों में से प्राप्त कुल ब्याज बताइए कितनी है, ठीक है। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए जब आपको इस तरह का सवाल दे रखा हो जिसमें एक हिस्सा दूसरे हिस्से के बराबर हो जाए कुछ समय के बाद, दर क्या दे रखी है? दोनों में समान दे रखी हो, तब आप एक फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है वो कि पहला हिस्सा यानी P1 अपॉन में दूसरा हिस्सा यानी कि P2 बराबर होता है T2 अपॉन में T1 के, ठीक है। यानी कि पहला हिस्सा और दूसरे हिस्से का जो अनुपात होता है वो दोनों के विपरीत समय अनुपात के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ से आगे देखिए P1 अपॉन में P2 बराबर हो जाएगा, T2 कितना है यहाँ पे? 4 वर्ष, और T1 कितना है? 2 वर्ष। इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1, यानी 2/1 हो जाएगा, ठीक है। यानी P1 की वैल्यू कितनी होगी? 2, और P2 की वैल्यू कितनी होगी? 1, यानी 2 और 1 3, यानी P1 और P2 का कुल योग कितना हो गया? P1 और P2 का कुल योग हो गया 2 और 1 3, 3 यूनिट कुल योग हो गया। लेकिन एक्चुअल में कितना योग है? तो 27,000। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27,000। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 27,000 बटे में 3, यानी कि 9,000। जब एक की वैल्यू 9,000 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 18,000। तो यहाँ से आपको दोनों हिस्सा पता चल गए, यानी P1 हमारा कितना हो गया? 18,000, और P2 कितना हो गया हमारा? P2 हो गया हमारा 9,000, ठीक है। अब आपसे पूछा कि इन पे जो ब्याज मिली है उसका कुल योग कितना है, तो जरा देख लीजिए। अब मान लेते, सॉरी, हमारा क्या निकल के आया था कि P1 हमारा निकल के आया 18,000। तो 18,000 रुपये पर 15% दर दे रखी है, तो 15% की दर से कितने साल का? 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज निकाल लेंगे, बटे में आ जाएगा 100, क्योंकि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। ये क्या है? ये P1 पे ब्याज है, ठीक है, P1 पे ब्याज। क्लियर? इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म।
ठीक है, 15 दूनी 30, और 30 और 18 18 दिए 54, यानी कि 5400 क्या मिल जाएगा आपको, ब्याज मिल जाएगा। यानी पहले धन पे आपको 5400 ब्याज मिल जाएगा। आपसे क्वेश्चन में ये बोला है कि जितना पहले धन पे ब्याज मिल रहा है उतना ही दूसरे धन पे ब्याज मिल रहा है, यानी दोनों का साधारण ब्याज क्या है, समान है। तो इसका मतलब दूसरे धन पे भी हमें ब्याज कितना मिलेगा, 5400 ही मिलेगा। तो कुल मिला के ब्याज कितना हो गया, 10,800। आपसे यही तो पूछा था कि कुल मिला के ब्याज कितना मिलेगा, तो दोनों को मिला के दोनों धन पे कुल मिला के ब्याज हमें कितना मिल गया, तो हमें कुल मिला के ब्याज मिल गया 10,800। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी एक टंकी को क्रमशः 18 और 24 मिनटों में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को 12 मिनटों में पूरी तरह से भरने के लिए पाइप बी को कितने समय के बाद में बंद करना होगा। देखिए इसको क्या सॉल्व करते हैं। देखिए दो पाइप हैं ए और बी, एक इसको 18 घंटे में भर रहा है, एक इसको 24 मिनटों में भर रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जब भी इस तरह के सवाल होते हैं तो हम इसकी कुल टंकी की जो क्षमता होती है उसको मान लेते हैं। कुल क्षमता कितनी है, तो वो जो क्षमता मानते हैं वो उनके समय जो होते हैं उनके एलसीएम के बराबर मानते हैं। तो 18 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 यूनिट। ठीक है, हमने मान लिया जो टंकी है वो 72 यूनिट की है। तो जब ए 18 घंटे में पूरी 72 यूनिट भर देता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 72 बट्टे में 18 यानी कि 4 यूनिट भरेगा। ऐसे ही बी कितना भरेगा, 3 यूनिट पर घंटे भर देगा। ठीक है, अब आपसे बोला है कि जब दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को 12 मिनटों में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा पाइप बंद हो रहा है, पाइप बी बंद हो रहा है। ये तो बंद नहीं हो रहा 12 घंटों तक, सॉरी 12 मिनट तक, यानी जो पाइप ए है वो 12 मिनटों तक बंद नहीं होगा। बंद कौन सा होगा, बीच में कौन सा बंद होगा, तो बी बंद होगा। इसका मतलब ए ने तो पूरे 12 मिनट काम किया ना। जब ए ने पूरे 12 मिनट काम किया और 1 मिनट में कितना काम कर रहा है, 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट लीटर भर रहा है वो टंकी को, तो 12 मिनट में कितना भर देगा, 12 चौक 48, यानी ए ने 12 मिनट में कितना भर दिया, 48 यूनिट तो भर दिया। अब जो बची कितना बचा, 72 माइनस का 48 यानी कितना बचा, 24। इस 24 को किसने भरा होगा, तो बी ने भरा होगा। जो 12 मिनट से पहले जिसने बी ने काम किया होगा उतने समय में भर दिया होगा। तो कितना समय लगा होगा उसको, तो 24 यूनिट को भरने में बी को कितना समय लगेगा, तो 1 मिनट में कितना भरता है, 3 लीटर। तो 24 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा, 24/3 यानी कि 8 मिनट। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक कार 168 किलोमीटर की दूरी 1.4 घंटे में तय कर सकती है। यदि चाल में 16.67% की कमी की जाती है तब दूरी में 66.2/3% की वृद्धि की जाती है तो कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए इस सवाल को। देखिए पहले तो ये समझिए कि 1.4 घंटे का मतलब कितना होता है। 1.4 घंटे का मतलब 1 घंटा तो पूरा पूरा हो गया। 0.4 का मतलब कितना होता है, तो 0.4 का मतलब पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा बटे में, और 1 घंटे में है, मिनट में चेंज करेंगे 60 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 मिनट। ठीक है, यानी कि टोटल जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1 घंटा और 24 मिनट। ठीक है, अब आगे देखिए, आपसे बोला है कि यदि चाल में कितनी 16.67% की कमी की जाती है। 16.67% का भिन्न रूप होता है 1/6, यानी यदि शुरू में जो चाल थी, शुरू और बाद की। ठीक है, ये क्या है, स्पीड, यानी शुरू में यदि चाल 6 है तो 1 की कमी हो गई है। 16.67% का मतलब क्या होता है, 1/6, इतनी कमी हो रही है ना, तो 6 पे 1 की कमी हो रही है, यानी शुरू में ये चाल 6 थी तो 1 की कमी हो गई, अब चाल कितनी हो गई, 5 हो गई। क्लियर, और दूरी में कितनी वृद्धि की जा रही है, 66.2/3%, यानी कि 66.2/3% का भिन्न रूप कितना होता है, 2/3 ही होता है, यानी कि 3 पे 2 की वृद्धि हो रही है। यानी कि दूरी यदि शुरू में 3 थी तो अब दूरी कितनी हो गई, 5 हो गई। क्लियर, यानी 3 पे 2 की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई, 5 हो गई। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब आगे देखिए, आपसे पूछा कि अब कितना समय लगेगा। तो देखिए पहले समय कितना लग रहा था, 6/3। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4, यानी पहले समय कितना लग रहा था, 3/2, 3/6, सॉरी 3/6। 3/6 का मतलब कितना होता है, 1/2, यानी यदि पहले आधा यूनिट लग रहा था तो अब कितना लग रहा है, अब लग रहा है दूरी बट्टे 4, यानी कि 5/5 का मतलब 1 यूनिट। यानी यदि पहले आधा यूनिट लग रहा था समय तो अब कितना लगेगा, 1 यूनिट लगेगा, यानी अब के समय कितना लगेगा, डबल लगेगा। कितना लगेगा, डबल, पहले से डबल। लेकिन पहले समय लग कितना रहा था, 1 घंटा
24 मिनट। कितना लग रहा था? 1 घंटा 24 मिनट। देखिए यहाँ लिखा हुआ था ना 1 घंटा 24 मिनट। तो अब समय कितना लगेगा? अब इसका डबल यानी कि 2 घंटा 48 मिनट समय लगेगा। ठीक है, क्लियर? देखिए ये सब चीज़ समझाने में आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, जब आप खुद करेंगे तो आपको बहुत कम समय में इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ। देखिए ये रहा ऑप्शन आपका 2 घंटा 48 मिनट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका एकदम सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 35 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इस आयत के चारों ओर निर्मित वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये कोई आयत है आपका, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 35 और चौड़ाई कितनी है? 12 है। ठीक है, तो इस आयत के चारों ओर निर्मित वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। ठीक, इसके जो चारों ओर वृत्त बनेगा, ये वाला इस तरह से जो वृत्त बनेगा, ठीक है, इस तरह से जो वृत्त बनेगा उसका जो व्यास होगा वो इसके विकर्ण के बराबर होगा, यानी आयत के विकर्ण के बराबर होगा उसका जो व्यास होगा। ठीक है, अब आयत का व्यास है कितना? ये 12 है, ये 35 है, तो ये कितना हो जाएगा? 35 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। तो दोनों के वर्ग को अंडर रूट से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 37। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज बनता है। तो कर्ण बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग, सॉरी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अंडर रूट में क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 35 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। तो ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट में आपका 1225 प्लस 144। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये आपका 37 के बराबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो एक व्यास कितना निकल के आ गया? 37। और व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या, यानी कि इसके जो वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी निकल के आई? आर बराबर निकल के आएगा 37 बट्टे में 2। क्लियर? आपसे पूछा कि वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो 2 गुणा पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। और आर की वैल्यू कितनी निकल के आई? 37/2। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 से 2 आपका खत्म। ठीक है, अब कितना आ गया? 22 गुणा 37/7। 22 गुणा 37/7। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आएगा। आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? या तो आपको 22 का पहाड़ा आता होगा, नहीं आता तो आप एक काम करिए, इकाई का अंक से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 7 दूनी 14, यानी आपका जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4। 7 दूनी 14, कितना आएगा? 4 आएगा। सॉल्व करके देखते हैं। देखिए 7 पंजे 35 और 3 38, यहाँ कितना आएगा? 8 आएगा। 7 7 49 और 1 50, यहाँ 0 आएगा इकाई का अंक। 7 चौक 28 और 4 32, यहाँ 2 आएगा। और 7 6 42 और 2 44, यहाँ कितना आएगा? 4। हमें कितना चाहिए? 4। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, यहाँ गुणा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक ठेकेदार ने 22 दिन में एक सड़क परियोजना पूरी करने का ठेका लिया। कितने दिन का लिया था? 22 दिन का। 90 आदमियों को काम पर लगाया। 9 दिन के बाद 30 और आदमी काम में लगा दिए गए और काम निर्धारित समय से 1 दिन पहले पूरा हो गया। अगर 30 आदमियों को काम पर न लगाया गया होता तो काम निर्धारित समय से कितने दिन देरी से पूरा होता? आपसे पूछा ये 30 आदमी नहीं लगते तो काम कितने दिन देरी से पूरा होता? जरा आप ये बताइए, मान लीजिए यदि 30 आदमी नहीं आते तो ये 90 आदमी कितने दिन में काम पूरा करते? तो आपके 9 दिन तो निकल ही गए थे, 13 दिन बचे थे, 13 दिन में काम खत्म करते। लेकिन 30 आदमी आने के कारण अब आदमी कितने हो गए? तो 90 प्लस 30 यानी 120 आदमी हो गए। अब इन 120 आदमियों ने काम कितने दिन में खत्म कर दिया? 1 दिन पहले। 1 दिन पहले का मतलब 22 दिन का टारगेट था, 21 दिन में काम खत्म कर दिया। 21 दिन काम खत्म करने में 9 दिन तो निकल ही चुके थे, इसका मतलब इन्होंने 12 दिन काम किया। यानी कि जो 130 आदमी थे उन्होंने कितने दिन काम किया? तो उन्होंने 12 दिन काम किया। क्यों? क्योंकि 9 दिन तो पहले ही निकल गए थे, 1 दिन और पहले खत्म कर दिया, तो 10 दिन तो निकल ही जा चुके हैं और कितने दिन बचे थे? 12 दिन। यानी कि 120 आदमियों ने 12 दिन काम किया, तो कुल मिलाकर काम कितना हो गया? 120 गुणा 12। ठीक है, इतना काम हो गया। यदि मान लीजिए ये 30 आदमी ना आते तो इस काम को कौन करता? तो ये 90 आदमी तो करते। जब इस काम को 90 आदमी करते तो काम कितने दिन में खत्म होता? तो बटे कर देंगे 90 से। तो देखिए 30 से कटेगा 3 बार, 30 से कटेगा ये 4 बार, 3 से ये 4 बार, 4 चौक 16। यानी यदि ये 30 आदमी ना आते तो ये काम को खत्म करने में 90 आदमियों को कितना दिन लग जाता? तो 16 दिन का समय और लग जाता। जबकि 9 दिन का समय पहले लग चुका है, 16 दिन का समय और लग जाता। तो कुल मिला के 90 आदमियों को कितने दिन का समय लगता? तो 9 प्लस 16 कितना हो जाता? 25। यानी कि 90 आदमियों को इस काम को खत्म करने में 25 दिन का समय लगता। जबकि टारगेट कितने दिन का था? तो 22 दिन का टारगेट था। तो कितने दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं? तो आपको 3 दिन एक्स्ट्रा और लग जाते हैं। यानी यदि
30 आदमी ना आते तो इस काम को ख़त्म करने में 90 आदमियों को 3 दिन एक्स्ट्रा समय लग जाता। ठीक है, 120 कैसे हो गया हुआ, तो 120 कैसे हुआ, 90 प्लस 30, ये 120 आदमी कैसे हो गए, तो 90 आदमी पहले से थे, 30 आदमी और आ गए। इस 120 आदमियों ने कितने दिन काम किया, 12 दिन काम किया। तो जो शेष काम बचा था वो काम कितना बचा, 120 गुणा 12, यानी कि 120 गुणा 12। मैंने गुणा इसलिए नहीं किया क्योंकि गुणा करने के बाद फिर दोबारा काटना पड़ता, तो इसलिए मैंने गुणा नहीं किया। ठीक है, और फिर इस काम को कौन कौन करेगा, तो 90 आदमी करते हैं, तो कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में करते हैं। ठीक है, तो 9 पहले दिन हो चुके हैं, 16 बाद में लग रहे हैं, कुल मिला के 25 दिन लग रहे हैं, जबकि लगने कितने चाहिए थे, 22 दिन। तो कितने दिन ऐसा लग गए, 3 दिन। आंसर कितना हो जाएगा आपका, 3 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पी क्यू आर 3 धनात्मक संख्या है जिसमें पी की पावर 3 प्लस क्यू की पावर 3 अनुपात क्यू की पावर 3 प्लस आर की पावर 3 अनुपात 3 आर की पावर 3 प्लस पी की पावर 3 इस अनुपात में दे रखी है, तो आपको पी माइनस के आर और आर माइनस के क्यू और पी माइनस के क्यू का मान बताइए। इनका अनुपात बताना है आपको, इनका अनुपात क्या बनेगा। देखिए, इसका अनुपात आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको पी क्यू और आर की वैल्यू आप निकाल सकते हो। देखिए, पी क्यू प्लस क्यू की पावर 3, पी क्यू प्लस क्यू की पावर 3 ये दे रखा आपको 133। ऐसे ही क्यू की पावर 3 प्लस आर की पावर 3 ये दे रखा आपको 35, और ऐसे ही आर की पावर 3 प्लस पी की पावर 3 ये दे रखा है आपको 152। ठीक है, जब हम तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है, जब हम तीनों को जोड़ेंगे, देखिए ये आपका क्या है, डबल डबल हो जाएगा, पी क्यू यहाँ पे, पी क्यू यहाँ पे है, इसको 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 पी क्यू प्लस क्यू की पावर 3 प्लस आर की पावर 3 ये बराबर किसके हो जाएगा, 320 के। ठीक है, इन सबको जोड़ें कितना आएगा, 320, 2 से काटेंगे कितना बार कटेगा, ये 160 यानी कि पी क्यू प्लस क्यू की पावर क्यू और आर क्यू बराबर 160। ठीक है, आर क्यू बराबर कितना आ गया, 160। क्लियर। अब इसमें से हम क्या करेंगे, पहले पी क्यू प्लस आर क्यू क्यू हटाएंगे, 133 घटाएंगे तो हमें यहाँ से आर की वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही फिर ये वाला घटाएंगे तो हमें पी की वैल्यू मिलेगी, और ये वाला घटाएंगे तो हमें क्यू की वैल्यू निकल के आएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं क्या करके। देखिए, जब इसमें से हम ये वाला घटाएंगे तो हमें यहाँ से आर क्यू बराबर कितना मिल जाएगा, आर क्यू बराबर मिल जाएगा 27, तो यहाँ से आर बराबर 3 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब दूसरा वाला इक्वेशन घटाएंगे तो यहाँ से हमें पी क्यू बराबर मिल जाएगा, इसमें से पी क्यू बराबर कितना मिल जाएगा, 125, यानी कि पी बराबर मिल जाएगा हमें 5। ऐसे ही जब ये वाला घटाएंगे तो हमें क्यू की पावर 3 मिल जाएगा, जो किसी बराबर होगा 8 के, तो यहाँ से क्यू बराबर कितना मिल जाएगा, 2। ठीक है, तो हमें तीनों की वैल्यू आपको पता चल गई। ठीक है, आप जो क्वेश्चन में पूछा है आप उस पर आइए। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि पी माइनस के आर और आर माइनस के क्यू। देखिए, पी माइनस के आर, पी की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, तो पी की वैल्यू निकल के आई थी आपकी 5, क्यू की 2 और आर की 3, यानी कि पी की 5 और क्यू की 2 और आर की 3, पी क्यू आर, इस क्रम में आपकी ये वैल्यू निकल के आई है। आपसे पूछा है पी माइनस के आर, तो देखिए पी माइनस के आर, मेरे 5 माइनस के 3 कितना हो जाएगा, 2, आर माइनस के क्यू। ठीक है, देखिए ये आपकी पी की वैल्यू है, ये क्यू की है, और ये आपकी आर की वैल्यू है। क्लियर। तो आर माइनस के क्यू, 3 माइनस के 2 यानी कितना हो जाएगा आपका 1। ऐसे ही पी माइनस के क्यू, पी की वैल्यू कितनी है 5, 5 माइनस के 2 यानी कि 3। तो अनुपात कितना निकल के आ गया, 2:1:3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, n है। पहली 10 संख्याओं को छोड़कर अगली 10 संख्याओं को शामिल करने पर औसत कितना हो जाता है, m हो जाता है। यदि m स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर बराबर कितना है, 600 हो, तो 3n तथा 5n का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी 1 से लेके क्या है 10 तक कोई संख्या है, ठीक है, उनका औसत कितना दे रखा है, n दे रखा है। अब कह रहा है कि इन 10 संख्याओं को छोड़ के आगे की 10 संख्याएं, देखिए इन 10 संख्याओं को छोड़ के आगे यदि कोई 10 संख्या ली जाए, जैसे 11, 12 से लेके 20 तक की संख्या ली जाती हैं, तो उनका औसत कितना हो जाता है, m हो जाता है। ये आपसे बोला है, ये कोई भी 10 संख्या हो सकती है, उनके आगे वाली 10 संख्या कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि m और n में यहाँ पे क्या संबंध बनेगा, ये बताइए आप पहले तो। ठीक है, तो देखिए, यदि पहली 10 संख्या औसत कितना है n और अगली 10 संख्या औसत क्या है m, तो m जो होगा वो हमेशा n से कितना अधिक होगा, जितना इन संख्याओं के बीच का अंतर होगा। कितना अंतर है, 10,
कितना अंतर है 10। तो एम भी कितना होगा एन से 10 अधिक होगा। कितना अधिक होगा तो 10 अधिक होगा एन से। क्लियर। तो इसका मतलब ये क्या हुआ एम माइनस के एन कितना हो जाएगा, एम माइनस के एन बराबर कितना हो जाएगा 10। यानी जब संख्या में हम जितनी संख्या में यदि हम कुछ भी जोड़ेंगे तो औसत में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, उतना ही जोड़ना पड़ेगा। जितना संख्या में जोड़ जाता है तो औसत में भी उतना ही जुड़ता है। ठीक है। अब अपने इस क्वेश्चन पर लौट के आते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया एम माइनस के एन बराबर 10। और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि एम स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर बराबर 600। अब क्वेश्चन में दे रखा है एम स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर बराबर 600। ठीक है। तो यहाँ से एम माइनस इसको हम क्या तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं एम प्लस एन इंटू एम माइनस के एन बराबर 600। ठीक है। एम माइनस एन की वैल्यू कितनी है 10। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एम प्लस एन बराबर 60। एम प्लस एन बराबर कितना मिल जाएगा 60। ठीक है। एम प्लस एन बराबर 60 मिल गया और एम माइनस के एन बराबर कितना मिल गया 10। इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन से हम एम और एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, यदि मान लीजिए आपको इस तरह का इक्वेशन दे रखा है और आपको बड़ी वाली संख्या निकालनी है यानी पहली वाली संख्या निकालनी है, तो क्या करिए आप दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। 10 प्लस 60 कितना होता है 70, 70 का आधा कितना होता है 35। तो यहाँ से एम की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 35। ऐसे ही यदि मान लीजिए बाद वाली संख्या निकालनी है छोटी वाली संख्या, तो क्या करिए इन दोनों का अंतर करिए 60 माइनस के 10 यानी कि 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25। एन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको यहाँ से 25। ठीक है। एम की वैल्यू आपको मिल गई 25 और एन की वैल्यू कितनी मिल गई, सॉरी एम की वैल्यू मिल गई 35 और एन की वैल्यू कितनी मिल गई 25। क्लियर। अब आप क्वेश्चन पर लौट के आइए। आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में कि 3m और 5n का औसत। तो देखिए एम की वैल्यू निकली थी 35, तो 35 थी 105 और एन की वैल्यू कितनी मिल रही थी 25, 25 पंजे 125 यानी कि 3m की वैल्यू हो गई 105 और 5n की वैल्यू हो गई 125। आपको इन दोनों को औसत बताना है। तो औसत बराबर क्या होता है, संख्या को जोड़ बट्टे में संख्या, दोनों को जोड़ लीजिए। 105 प्लस 125 कितना हो जाएगा 230 और बट्टे में कितना आ जाएगा 2। औसत निकालने के कितने भाग करेंगे 2 का, क्योंकि 2 ही संख्या है, एक संख्या ही एक संख्या ही। 2 से भाग करने कितना आ जाएगा ये 115। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 की पावर 61,284 को 5 से विभाजित करने पर x शेष पर प्राप्त होता है और 4 की पावर 96 को 6 से विभाजित करने पर 22 शेष पर प्राप्त होता है, तो इसका मान बताइए कितना होगा। 2x माइनस 22 का मान। देखिए यदि 3 की पावर ये दे रखी है उसको 5 से विभाजित करेंगे, शेषफल क्या मिलेगा हमें। देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो पावर दे रखी है 61,284, तो सबसे पहले 61,284 को हम 4 से भाग करके देखेंगे। कितने से भाग करेंगे 4 से भाग। चूंकि ये संख्या 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। कैसे पता चला हमें 4 से पूरी पूरी कट जाएगी, तो 4 से विभाजितता का नियम क्या होता है, अंत के 2 अंक 4 से पूरे पूरे कटने चाहिए। ठीक है। 84 4 से कटता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी हमारी 4 से कट जाएगी। जब किसी संख्या की घात 4 से पूरी पूरी कट जाए तो हम कितना लेते हैं, उसकी पावर 4 लेते हैं। 3 पावर कितना लेंगे 4। ठीक है। 3 पावर कितना लेंगे 4। 3 पावर 4 कितना होता है 81। अब हम इस 81 में 5 से भाग करेंगे। 81 में जब हम 5 से भाग करेंगे तो हमें शेष पर कितना मिलेगा 1 मिलेगा। कितना मिलेगा 1। क्लियर। तो ये 1 किसके बराबर होगा x के बराबर। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 1। ठीक है। इस तरह यही नियम होता है। आपको 5 की विभाजितता का नियम क्या होता है, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। क्लियर। उसके बाद देखिए अब हम बाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए 4 की पावर कुछ भी हो, 4 की पावर कुछ भी हो, यदि हम 6 से भाग करेंगे तो हमें शेष पर हमेशा कितना मिलेगा, तो हमें शेष पर हमेशा 4 ही मिलेगा। कितना मिलेगा 4 ही मिलेगा। यदि 4 की पावर कुछ भी हो और यदि हम 6 से भाग करते हैं उसमें, तो हमें शेष पर हमें कितना मिलेगा, तो हमें 4 ही मिलेगा। तो हमें बाई की वैल्यू मिल गई 4, एक्स की वैल्यू मिल गई 1। क्लियर। अब 2x माइनस की बाई में वैल्यू रख देंगे, तो 2 गुणा एक्स की वैल्यू कितनी है 1 माइनस बाई की वैल्यू कितनी है 4। 2 माइनस के 4 कितना हो जाएगा माइनस के 2। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन यह है, माँ ने अपनी पुत्री से कहा 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 7 गुना थी और अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। माँ और पुत्री क्रम से वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने पहले से लिखा हुआ है। देखिए 7 वर्ष पहले की जब बात चल रही है, वो कह रही है 7 साल पहले मेरी आयु यानी माँ की जो आयु है तुम्हारी तब की आयु की 7 गुना थी। यानी यदि बेटी की आयु 1 यूनिट है तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी 7 यूनिट हो जाएगी। क्लियर।
यानी इन दोनों की आयु में अनुपात कितना है, 7:1। अब बोला कि 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी 3 वर्ष के बाद इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 3:1। ठीक है, यानी माँ की आयु यदि बेटी की आयु यदि 1 यूनिट है तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट। अब आपसे पूछा कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी ये वाली कंडीशन आपको चेक करनी है, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए 7 वर्ष पहले से लेके 3 वर्ष बाद तक, 7 वर्ष पहले से लेके 3 वर्ष बाद तक कितना समय का अंतर हो गया, तो देखिए 7 वर्ष का तो यहाँ पे अंतर हो गया, 3 वर्ष का यहाँ अंतर हो गया, कितना अंतर हो गया, 10 वर्ष का अंतर हो गया। कितना हो गया, 10 वर्ष का दोनों में अंतर हो गया। क्लियर। अब चूंकि दोनों में अंतर क्या है, समान है, लेकिन यहाँ पे तो अंतर समान नहीं है, यहाँ पे 1 का 1 है और यहाँ पे क्या है, 7 का 3 है, यानी यहाँ पे 4 का डिफरेंस है और यहाँ पे 0 का डिफरेंस है। तो देखिए इस डिफरेंस को सेम कैसे करेंगे, देखिए 7 और 1 का डिफरेंस कितना है, 6, 3 और 1 का डिफरेंस कितना है, 2। तो इस 6 से तो इस वाली लाइन में मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी में। ठीक है, इस 2 से इस वाली लाइन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 2 से, तो 2 7 14, 2 एकम 2, 6 तिया 18, 6 एकम 6। देखिए 14 से कितना हो गया, 18, यानी कि 4 हो गया ऐड, और 2 से कितना हो गया, 6, यानी यहाँ कितना हो गया, 4, यानी कितने का अंतर आ गया, 4 यूनिट का। लेकिन समय में कितने का अंतर है, तो 7 वर्ष तो यहाँ तक हो गया और 3 वर्ष यहाँ तक हो गया, यानी कि कुल मिलाकर कितने वर्ष का अंतर है यहाँ से यहाँ तक, तो 10 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है, 10 वर्ष का, यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 10 वर्ष। 4 यूनिट की वैल्यू होगी 10 वर्ष, तो 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ से 10/4, यानी कि 2.5 वर्ष। क्लियर। जब 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 वर्ष मिल गई आपको, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 की नहीं, सॉरी, ये कितना है, 18 है। 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 इंटू 2.5 करेंगे तो 45, और 6 इंटू 2.5 करेंगे तो 15। ठीक है, यानी कि इनकी ये 18 क्या था, 3 वर्ष बाद की उम्र थी, तो 3 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 42 और ये हो जाएगी आपकी 12। 3 वर्ष पहले यानी कि वर्तमान में, 3 वर्ष पहले यानी कि वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 42:12, 42:12। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, सौर्य कुछ धन उधार लेता है और इसे 3 बराबर 35,152 रुपये की त्रैमासिक किस्तों में लौटाता है। तदनुसार इनकी राशि तथा दिया गया ब्याज ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज, आगे क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, 16% वार्षिक दर से त्रैमासिक रूप से संयोजित हो। तो देखिए इसने कितनी किस्त बनवाई है, 35,152 की, 35,152 रुपये की 3 किस्तें बनवाई हैं। ठीक है, तो 3 किस्तों में कुल मिलाकर कितना धन वापस करेगा, तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 1 4, और 35 3 105। ठीक है, यानी कि 1,05,456, 1 कहीं दही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, हाँ सही है, 1,05,456 रुपये क्या करेगा, ये वापस करेगा। ठीक है, 3 किस्तों में। तो आप जरा ये बताइए कि इसने, देखिए इस ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, इस ऑप्शन में दे रखा है आपको ब्याज की राशि दे रखी है एक तो, और क्या दे रखा है, जो ऋण लिया था वो दे रखा है। इसका मतलब ऋण प्लस ब्याज किसके बराबर हो जाएगा, कुल चुकाए गए धन के बराबर होगी, यानी ये जो ऋण लिया था और उस पर जो ब्याज लगी थी वो जो चुकाया गया धन है उसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए किसका जोड़ इसके बराबर बैठ रहा है। तो देखिए इसमें एक आइटम कितना है, 6 है, चेक करिए, 6 + 0 6 इसमें है, इसमें 4 है, इसमें कितना है, 9 और 5 14, यहाँ पे 4 है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक आइकन कितना बैठा है, 6, और जब इन दोनों को जोड़ोगे तब भी इनका जोड़ कितना बैठेगा, इसके बराबर ही बैठेगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन से भी सवाल को आराम से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नाविक अपनी नाव को स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला सकता है यदि वो 9 घंटे में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, और वह धारा की दिशा में 33 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगा। ठीक है, ये देखिए कैसे करते हैं। देखिए हमने मान लिया कि जो धारा की चाल है वो कितनी है, धारा की चाल हमने मान ली p किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और नाव की चाल तो दे रखी है, नाव की चाल दे रखी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। अब आपसे बोला है कि धारा के अनुकूल दिशा में, धारा की दिशा में 40 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर। जब धारा की अनुकूल दिशा में जब नाव चलेगी तो नाव की सापेक्षिक चाल या अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी, 9 + b हो जाएगी, और जब विपरीत दिशा में जाएगी
तो कितनी हो जाएगी, तो 9 माइनस के बी हो जाएगी। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो जब धारा के अनुकूल जाती है तो चाल कितनी हो जाएगी, तो समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बट्टे 4, यानी कि 44 बट्टे में 9 प्लस बी। जब विपरीत जाती है तो 35 बट्टे में 9 माइनस के बी, यानी ये पहला समय और ये दूसरा समय, कुल मिला के समय लग कितना है, तो 9 घंटे। क्लियर। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन बनेगा। दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, तो देखिए धारा की दिशा में 33 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर। तो देखिए 33 बट्टे में 9 प्लस बी प्लस 28 बट्टे में 9 माइनस के बी, और इससे पूछा है आपको कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, यही पूछा है कितना समय लगेगा। तो देखिए इसको इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। आप क्या करिए, बी की वैल्यू रख के चेक कर लीजिए, यानी आप बी की वैल्यू रखिए, कितना रखने पे 44 आपका कट जाएगा, तो 9 के बाद में कितना जोड़ें कि ये 44 कट जाए। तो देखिए बी की वैल्यू कितना रख सकते हैं आप, बी की वैल्यू रखेंगे आप 2, यानी कि नाप की चाल आपको कितनी मिल जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जब आप 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, 9 2 11, 11 से कटेगा ये 44 4 बार, और 9 माइनस के 2 यानी कि 7, 7 से कटेगा ये आपका 5 बार, 5 और 4 कितना हो गया, 9 घंटे, यानी कि हमारा समीकरण क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब हमें धारा की चाल मिल गई आपको 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बी की वैल्यू हमें क्या रखनी है, सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 33 बटे में 9 प्लस 2 यानी कि 11, और 28 बटे में 9 माइनस के 2 यानी कि 7। तो 11 से कटेगा ये आपका 3 बार, और 7 से कटेगा आपका ये 4 बार, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, कुल मिला के 7 घंटे। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 7 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2560 रुपये है, एक सेल के दौरान इस वस्तु का 20% और X% की 2 क्रमागत छूटें दी जाती हैं। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 1679.36 है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहली छूट कितनी दी जाती है, 20% की, तो पहली छूट के बाद में इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो देखिए 2560 का 20% की छूट है, इसका मतलब हम 80% निकाल देंगे सीधे, तो ये हो जाएगा 4/5, और 5 से कटेगा आपका ये, देखिए 5 से कटेगा आपका ये 25 और ये 12 बार। ठीक है, और 512 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 2048। ठीक है, यानी पहली छूट के बाद वस्तु कितने में बिकेगी, तो 2048 में बिकेगी। अब एक छूट और दी गई है X% की, जिसके बाद में कितनी बिक रही है, तो ये बिक रही है 1679.36 की, यानी कितनी छूट मिली है, तो 2048 माइनस के 1679.36 करेंगे अभी। देखिए पहली छूट के बाद 2048 में बिक रही है, और दूसरी छूट के बाद में 1679.36 में बिक रही है। इसका मतलब दूसरी छूट कितने रुपए की मिली है, तो 2048 माइनस के 1679.36, इसको माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 368.64, यानी जो दूसरी छूट है वो 368.64 की दी गई है। कितने पे दी गई है, तो 2048 पे दी गई है। कितने परसेंट की है, तो चेक कर लेते हैं, तो 368.64 बटे में 2048 गुणा 100। ठीक है, इस बार 2 पॉइंट के बाद 2 अंकों से ये वाला 100 कट जाएगा, इससे कितने में कटेगा, तो देखिए ये आपका कट जाएगा 18 दूनी 36, यानी लगभग आपका 18% आपका कट जाएगा, 18 बार कट जाएगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में कितना दे रखा है, 18 है, तो यही आपका क्या बन जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 3 संख्याएं 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है, 33 है, तो तीनों संख्याओं का मासापा कितना होगा। तो देखिए जो भी मासापा होता है वो उसके बीच के अंतर को भी विभाजित करता है, जो भी मासापा होता है वो इनके बीच के अंतर को विभाजित करता है, यानी कि जो मासापा है इनमें से ऑप्शन में से वो इनके अंतर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे आपका 33 कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा, 13 से भी नहीं कट रहा, और 11 से कट रहा है। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि जो डिफरेंस होता है संख्याओं के बीच का वो मासापा से विभाजित होना चाहिए। ये क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। तो अब ऑप्शन एक ही है जिससे क्या है, ये आपका विभाजित हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन होता है, कितना होता है वो चेक कर लीजिए। देखिए गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई, यानी कि 22/7 R क्यूब, आर कितनी है 4.2,
4.2 का मतलब 4.2 का गुणा हम कितने बार करेंगे? 3 बार। 4.2 ठीक है, 3 बार गुणा होगा। आर क्यूब फॉर्मूला यही तो होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने से सबसे बेटर है कि 7 या 21 से कटेगा आपका ये 0.2 बार कटेगा। ठीक है, कितना कटेगा? 0.2 बार कटेगा। अब देखिए इन सबका गुणा करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए तरीका क्या है कि जो आपका 42 है, जो आपका 42 है और ये भी 42 है, ये भी 42 है, ठीक है। जो आपका 42 है वो किससे मिलकर बना हुआ है? तो 6 इंटू 7 से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। पॉइंट को हटा देंगे, बटे में 100 आ जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 6 इंटू 7 से मिलकर बना हुआ है। 6 इंटू 7 का मतलब कि जो भी इन संख्या का गुणा होगा वो 6 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। तो 6 से कटने का मतलब क्या होता है? 6 से कटने का मतलब होता है कि वो संख्या 3 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी। तो सबसे बढ़िया आप इन संख्याओं के अंकों का डिजिट सम चेक कर लीजिए, अंकों का योग चेक कर लीजिए कि ऐसी कौन संख्या है जो 3 से हमारी कट रही है। चेक करके देख लेते हैं। देखिए 4 और 3 7 और 2 9, 9 और ये 9, ये भी नहीं कटेगी, ये आपके 3 से नहीं कट रही। इसको चेक कर लीजिए। 5 और 2 7, 7 14, 14 1 15, 15 5 20, ये भी नहीं कटेगी। 4 और 2 6, 6 8 14, 14 और ये आपका कितना हो गया? 9 9 18, 18 14 32, ये भी नहीं कटेगी। 6 और 4 10 और 4 14, 14 और 4 18, ये आपकी क्या है? 3 से कट रही है। यही आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर। जब आप इन संख्याओं को गुणा करेंगे तब भी आपका आंसर कितना आएगा? यही आंसर आएगा। ठीक है, इनका सबका गुणा करने से बेटर है कि आप अंकों को चेक कर लीजिए, विभाज्यता का नियम लगा लीजिए, आप इसमें आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन है 94। ए बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 10 20 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ठीक है, तीसरे दिन दोनों के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करके बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। ठीक है, इतने सारे प्रैक्टिस सेट करा दिए मैंने आपको। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन आपका ग्राफ का है, तो ग्राफ देख लीजिए। देखिए ये आपका ग्राफ दे रखा है, इधर आपके कोर क्षेत्र दे रखे हैं, विद्युत, रसायन, ताप, सौर और न्यूक्लियर। इधर जिला ए और जिला बी 1995 96 96। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या करा है? वर्ष 1995 में जिला ए में विद्युत क्षेत्र में निवेश पूंजी की राशि तथा वर्ष 1996 में जिला बी में ताप क्षेत्र में निवेश पूंजी की राशि का अंतर बताइए। देखिए 1995 में जिला ए में विद्युत क्षेत्र में कितना निवेश हुआ है? तो 1995 में जिला ए में विद्युत क्षेत्र में हुआ है 815.2, ठीक है। और जिला बी में 1996 में किस क्षेत्र में? तो ताप क्षेत्र में। ताप क्षेत्र में 1996 में हुआ है 1630.4। दोनों का अनुपात बताना है, तो देखिए इसका डबल है तो अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2। कितना हो जाएगा? 1:2। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? एकदम सही आंसर। ठीक है, तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 12। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।